नमस्कार बच्चों। हमने पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, उनके डिफरेंट टाइप्स, एग्जांपल्स वगैरह, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े थे। हमारा आज का टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। आज की क्लास में हम कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने पिछली क्लास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस देखे थे, उन्हीं का यहाँ पर हम यूज़ देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का applications in the form of corrosion and rancidity. So let us see our topic, that is corrosion. corrosion क्या है? आपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ा हुआ होगा कि जंग लगना वगैरह। हमारे घर के आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, आयरन की बनी हुई, तो उसमें जंग लग जाता है। हम सोने चांदी के जेवर वगैरह पहनते हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हैं, तो धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं। घरों में जो बर्तन यूज़ करते हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही क्या देख सकते हैं हम, करोजन के एग्जाम्पल है या करोजन से रिलेटेड है। सो आज का हमारा टॉपिक है करोजन। करोजन है क्या? अगर इसकी हम बात करें तो हम कहेंगे यहाँ पर किसी भी मेटल का या किसी एलिमेंट का धीरे धीरे करके क्या होना, डिग्रेड होना, उसका ख़राब होना, डिकम्पोज होना। किस कारण से? या तो लाइट के कारण, मॉइस्चर के कारण, एयर के कारण, या किन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस जैसे एसिड वगैरह गिर जाए या कुछ बेसिस वगैरह उस पर गिर जाए, तो उसके कारण से वो धीरे धीरे ख़राब होना क्या कहलाता है? करोजन कहलाता है। ठीक, आप डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं हमारे आसपास कि घरों में जो तांबे वगैरह के बर्तन होते हैं, कॉपर के बर्तन होते हैं, वो जब ख़राब हो जाते हैं तो उसको नींबू से साफ़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऊपर की लेयर को वो क्या कर देता है, रिएक्शन करके नींबू में एसिड पाई जाती है, वो ऊपर की लेयर को साफ़ कर देगा और हमको एक चमकता हुआ सरफेस मिलता है। ठीक, सो दैट इज़ ऑल्सो करोजन ऑफ अपर लेयर ऑफ दैट मेटल। ठीक, ऐसे ही जब आप लेबोरेटरी वगैरह में देखते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह देखते हैं, एसिड्स के अंदर अगर हम मेटल डाल दें तो डिजॉल्व हो जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ करोजन। तो एक्चुअल में हम डेली लाइफ में करोजन की बात करें तो हम कहेंगे एक ऐसी स्लो डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब धीरे धीरे डिग्रेड होना, टूटना, डिकम्पोज होना। ठीक है, उसके जो क्वालिटी है उसमें कमी आना। ठीक, सो वो सब चीज़ें क्या कहलाएगी? करोजन। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ करोजन। हम कॉमनली देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, ये कुछ एग्जाम्पल वगैरह है किसके? करोजन के। सो लेट अस सी व्हाट इज करोजन। सो यू कैन से इट इज़ अ स्लो डिग्रेडेशन प्रोसेस, और it is a process of degradation or decomposition of any metal in presence of either air, light, moisture means water, or chemical substances like acids, bases etc. are known as corrosion. क्लियर है? यहाँ पर क्या बोला है हमने? बोला है कि एक स्लो प्रोसेस है। ठीक, क्या कहा जाता है? करोजन इज अ स्लो डिग्रेडेशन प्रोसेस और डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ एनी मेटल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, एयर, मॉइस्चर एटसेट्रा। ठीक, यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, इट इज said to be corrode and this process is called corrosion. The black coating on silver and green coating on copper are the example of corrosion. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कॉमन एग्जांपल आप देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। होता क्या है यहाँ पर जनरली? तो आप कुछ एग्जांपल्स देखिए। से करोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, ships and to all objects made up of metals, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. आप देख सकते हैं कि ये हमारे आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है जनरली वो आयरन या बहुत सारे मेटल से बना हुआ होता है। ठीक, घरों में हम बहुत सारे मेटल्स की वस्तुएं यूज़ करते हैं, और यदि वो उसमें मॉइस्चर आ जाए या खुले में पड़ी हुई तो वो धीरे धीरे करोड़ होने लगता है, उसमें जंग लगने लगता है, रस्टिंग वगैरह होती है। और ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है पूरे देश के लिए, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंग्स, डैम्स, जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं वो आयरन से बने हुए होते हैं, और यदि उनको प्रॉपर कोटिंग या प्रोटेक्शन न किया जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे वो करोड़ होना शुरू हो जाते हैं या जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पर करोजन्स वगैरह के कुछ एग्जांपल, जैसे देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन वगैरह है, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर वगैरह देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप क्या देख पाएंगे? करोजन के एग्जांपल्स वगैरह देख सकते हैं। ठीक, एक्चुअल में होगा कैसे करोजन, मैं उसे थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। ठीक है, सो नाउ कम टू द करोजन टॉपिक। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको 12th क्लास से बताना चाहूँगा। यहाँ देख लीजिए कि करोजन क्या है। अभी हमने डेफिनेशन कहा था कि इट इन्वॉल्व्स द स्लो डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन ऑफ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन विद मॉइस्चर एंड गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। क्लियर है यहाँ पर?
और आप देख सकते हैं कि जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो उतनी आसानी से करोड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आयरन का रस्टिंग होना क्या कहलाता है, दैट इज़ जंक लगना हम कहेंगे यहाँ पर, इट इज़ अ काइंड ऑफ करोजन। ठीक, इसके अलावा आप देखते हैं कुछ ऐसे भी प्रोसेस है जैसे सिल्वर का ब्लैक हो जाना। कभी कभार कहते हैं कि जो सिल्वर के स्पून वगैरह है उससे एग नहीं खाना चाहिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन आता है कि वाई वी शुड नॉट ईट द एग और ऑमलेट विथ सिल्वर स्पून। तो उसका कारण क्या होता है, सिल्वर में सल्फर पाया जाता है। व्हेन सल्फर इज रिएक्टेड विथ सिल्वर इट फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड। ठीक, जो कि वो क्या करेगा, सिल्वर को करोड कर देगा और एक पॉइजनस सब्सटेंस बना लेगा सिल्वर सल्फाइड, जो कि हमारे बॉडी में जाकर क्या करेगा, टॉक्सिसिटी उत्पन्न करेगा और फूड पॉइजनिंग वगैरह। इसलिए कहते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, सिल्वर के स्पून से एग नहीं खाना चाहिए। ठीक, लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। क्या कहा जाता है, जो इम्प्योर सरफेस होता है आयरन का वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जैसे बिहेव करेगा और वो एनोड के जैसे बिहेव करेगा, और प्योर आयरन जो होगा कैथोड के जैसे बिहेव करेगा। और वहाँ पर हम कहेंगे कि प्रोसेस होगी, आयरन क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए कि जो आयरन है, आयरन यहाँ पर आप देख पाएंगे आयरन डिकम्पोज इनटू आयरन 2+ आयंस। एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है, आयरन डिकम्पोज होकर आयरन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और किस में टूट जा रहा है, आयरन 2+ आयंस में टूट जा रहा है। जबकि कैथोड पर जो वहाँ पर वाटर है, मॉइस्चर वगैरह है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंस है, ऑक्सीजन यही इलेक्ट्रॉन्स वगैरह गेन करते हैं और क्या कहा जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस और ये वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब मॉइस्चर। और ओवरऑल रिएक्शन अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या कहा जा रहा है, आयरन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, इट फॉर्म्स Fe2+ आयंस एंड H2O, जो बाद में मिलकर क्या बनाते हैं, ये कंबाइंडली Fe2O3.X H2, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल जब आयरन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, या हम कहेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जो ब्राउन कलर के होते हैं। आप जंक देखते हैं किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। उसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.X H2O। क्लियर है। नाउ लेट अस सी, यहाँ पर आप देख पाएंगे अच्छे से कि जैसे ये सरफेस है आयरन वगैरह का, यहाँ दिख रहा है आयरन वगैरह का सरफेस, और वो धीरे धीरे करोड हो रहा है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह है, जब आयरन डिजॉल्व होगा धीरे धीरे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, Fe2+ आयंस में। क्लियर है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो इस तरफ क्या है, ये इम्प्योर आयरन है, ये क्या है, इम्प्योर आयरन, और इस तरफ क्या है, प्योर आयरन है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन वगैरह जो रिलीज़ हुए हैं आयरन के डिकम्पोजिशन से, वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब हुए, यहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब हुए, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्राउन प्रेसिपिटेट। मतलब Fe2+ यहाँ अगर डिपॉजिट होगा और वो क्या बना लेगा, Fe2O3 प्लस, जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ब्राउन डिपोजिशन रस्ट का हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि पहले आयरन डिकम्पोज हुआ आयरन 2+ आयंस में, वो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो निकले हैं, इलेक्ट्रॉन वाटर ने एब्जॉर्ब किया, ऑक्सीजन ने एब्जॉर्ब किया, और Fe2+ आयंस के साथ में रिएक्शन करके आप देखेंगे यहाँ पर क्या बना लिया, Fe2O3, जो मॉइस्चर की प्रेजेंस में फिर क्या बना लेगा, Fe2O3.X H2O, जो कि ब्राउन कलर का रस्ट होता है। क्लियर है, यहाँ पर इतना समझ में आया। ठीक, इसके प्रिवेंशन मेजर्स क्या है, हम कैसे बचा सकते हैं आयरन को, ठीक है, करोड होने से। तो क्या देख पाएंगे आप कि या तो हम कोई बैरियर प्रोटेक्शन करते हैं, यानी ग्रीस वगैरह पेंट वगैरह करते हैं, आप कोटिंग वगैरह करते हैं तो, या फिर आप देखते हैं सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन, हम जिंक वगैरह की कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एलॉय वगैरह बना सकते हैं, आप देखते हैं एलॉय व्हील वगैरह आते हैं, स्टेनलेस स्टील वगैरह आते हैं, तो ये क्या है, करोड नहीं होते हैं। या इसके अलावा आप कैथोडिक प्रोटेक्शन वगैरह करते हैं, कुछ इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह की जाती है मेटल के सरफेस के ऊपर, तो उससे भी कर सकते हैं। या आजकल कुछ एंटी रस्ट सॉल्यूशंस वगैरह आते हैं जो अल्कलाइन फॉस्फेट वगैरह होते हैं, उनकी कोटिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, उनमें डिप करके हम करोजन से बचा सकते हैं। क्लियर है। सो गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं यहाँ पर जनरली, ये जो करोडेड आयरन है उसके ऊपर जिंक की एक लेयर बनाते हैं। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या कहा जाएगा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो खुद करोड हो जाएगा और किसको बचा लेगा, आयरन को करोड होने से बचा लेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। ठीक, रेंसिडिटी क्या है, तो आप ऑब्जर्व करते हैं हमारी डेली लाइफ में, आप कुछ तेल वगैरह के फूड मटेरियल खाते हैं, घरों में कुछ तेल वगैरह के पोहा वगैरह बनाते हैं, कुछ जो सूखे मटेरियल बना के रखते हैं, या आप सॉप वगैरह से जो खाने पीने की चीज़ें लाते हैं ड्राई, जो फ्राई वाली,
वो देखते हैं कि कुछ समय तक अगर वो ओपनली प्रेजेंट हो तो धीरे धीरे वो क्या होती है, उसमें से स्मेल आती है और वो फॉल स्मेल के साथ में उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है। वही एक्चुअल में क्या है, रेंसिडिटी मीन्स जो फैट है, ठीक है, फैट या ऑयल मटेरियल का ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो जाना, स्पॉइलेज हो जाना, क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। क्लियर है यहाँ पर, मतलब स्लो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज आपने बाहर रखा और ख़राब हो गया। आप देखते हैं हम लोग घरों में कुछ खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं, तेल वगैरह की, पोहा वगैरह बनाते हैं या कुछ खाने पीने के अदर मटेरियल जैसे चिप्स वगैरह बनाते हैं, ट्राई करके तो तुरंत ख़राब नहीं होते। लेकिन अगर वो 4-5 दिनों तक रखे रहे तो क्या हो जाएंगे, वो धीरे धीरे उससे स्मेल आने लगेगी और वो ख़राब हो जाएंगे। या हम खाली ऑयल के केन्स वगैरह अगर बाहर रख दे घरों के छतों पे, तो आप देखते हैं कुछ दिनों बाद उनमें अगर आप देखें तो ऑयल विस्कस सा हो जाता है, वाइट कलर का विस्कस हो जाएगा और उससे स्मेल आने लगती है। दैट इज़ एक्चुअली द रेंसिडिटी। क्लियर है यहाँ पर। सो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ रेंसिडिटी। व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। क्लियर है यहाँ पर कि जब ऑयल फैट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, उनके स्मेल और टेस्ट वगैरह चेंज होते हैं। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशंस आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। और इनका जो ऑक्सीडेशन रोकने के लिए, रेंसिडिटी को रोकने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह हम कहते हैं। ठीक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे आप देखते हैं कि जो चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं, कुरकुरे वगैरह के पैकेट, उसमें गैसेस भरी होती है। वो क्या होती है एक्चुअली, नाइट्रोजन गैस, ताकि आप देखते हैं 2-3 महीनों तक की वो शॉप में रखे होते हैं तो भी ख़राब नहीं होते। सो वो उसको प्रिवेंट करते हैं, रेंसिडिटी ना होने देंगे, उसको स्पॉइलेज होने से प्रिवेंट करते हैं। सो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट, यानी उसको ऑक्सीडेशन नहीं होने दे रहे, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। तो उसमें आप देखते हैं नाइट्रोजन गैस वगैरह है, ठीक, नाइट्रोजन गैस वगैरह डाली जाती है। अचार वगैरह को आप देखते हैं कि बचाने के लिए उसमें NaCl वगैरह डाला जाता है, कुछ शुगर वगैरह ऐड करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनको प्रिवेंशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, रेंसिडिटी होने से बचाने के लिए। कुछ अदर केमिकल सब्सटेंसेस वगैरह BHT वगैरह भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। यदि हम उसमें एयर रहने ही ना दें तो उसका ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होगा। तो अगर हम एयर टाइट मटेरियल्स वगैरह में उनको रख दें या पैक करके हम बर्नी वगैरह में रखते हैं कुछ चीज़ों को, अचार वगैरह को, सब जो हम फूड मटेरियल जो स्टोर करके रखते हैं उनको एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं ताकि उनका स्पॉइलेज ना हो। ठीक, डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद सच गैस दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्लियर है यहाँ पर कि जो केक वगैरह है, जो ऑयली मटेरियल वगैरह से जो चिप्स वगैरह बनाते हैं, कुरकुरे वगैरह बनाते हैं, उनको आप देखते हैं जिस पैकिंग में रखा जाता है उसमें गैस वगैरह भरते हैं। ठीक, तो वो सारी चीज़ें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है जो रेंसिडिटी से बचाते हैं। रेंसिडिटी क्या है, फैट और ऑयल मटेरियल का या फूड सब्सटेंसेस का स्पॉइलेज होना एयर और लाइट की प्रेजेंस में। उससे बचाने के लिए उनको या तो एयर टाइट कंटेनर में रखें, लाइट से दूर रखें, डार्क प्लेसेस में, और दूसरा कुछ हम केमिकल्स यूज़ करते हैं जैसे नाइट्रोजन गैस है, इनर्ट गैस है, तो वो रिएक्शन नहीं होने देगी। कुछ हम अदर केमिकल्स सोडियम बेंजोएट वगैरह का भी यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये देखते हैं आप एयर टाइट कंटेनर्स वगैरह में इस प्रकार से हम रखते हैं अचार वगैरह। ठीक है, सो ऑल दिस आर द मेजर्स टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी। क्लियर है। नाउ लेट अस सी सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। हमने पढ़ा हुआ था वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इस पिछले टॉप लेक्चर में। तो उसमें आपसे कहा है कि आयरन का अगर हम ऐड करते हैं आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू से चेंज क्यों हो जाता है, वो कलरलेस क्यों हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर कि दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है वहाँ पर, इट इज़ अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, जब आयरन नेल को अगर हम कॉपर सल्फेट में यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा एज आयरन इज़ द मोर रिएक्टिव एलिमेंट। आयरन क्या है वहाँ पर, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। सो हम कहेंगे यहाँ पर आयरन इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट। सो इट डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड फॉर्म अ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन विच इज ग्रीन इन कलर। ठीक, वो किस कलर का है, ब्लू से किस में चेंज हो गया वहाँ पर, ग्रीन कलर में। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा है यहाँ पर, ब्लू कलर का है। जब आयरन ने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस किया, तो क्या बना लिया उसने, फेरस सल्फेट बनाया। और फेरस सल्फेट किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। सो वी कैन से देयरफॉर द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स एंड ग्रीन कलर्स अपीयर्स। क्लियर है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर कहते हैं दैट इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
अदर देन द वन गिवन इन द एक्टिविटी 1.10, ठीक है, और 10 कि उसके अलावा कोई और एग्जांपल हो सकता है क्या? अभी हमने वहाँ पर पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, वहाँ पर हमने पढ़ा था बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट से। यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का कैल्शियम क्लोराइड से। व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द कैल्शियम क्लोराइड इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट एंड अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl। क्लियर? यहाँ पर जब सोडियम कार्बोनेट के कलरलेस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड के कलरलेस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और NaCl का क्या हो जाएगा, वहाँ पर सॉल्यूशन बन जाएगा। सो इन दिस रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड एक्सचेंज देयर आयंस, मीन सोडियम आयंस एक्सचेंज विद द कैल्शियम एंड द न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। सो इट इज अ double displacement reaction. Is it clear? Now let us see the another question. Identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction. इन reactions में कौन सा substance oxidize हो रहा है और कौन सा reduce हो रहा है ये बताना है। हमने पहले आपको बता दूं कि हमने पढ़ा हुआ है कि जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है वो ऑक्सीडाइज जाएगा, जिससे ऑक्सीजन अलग होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? तो आपको बताना है इन रिएक्शंस में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। पहली रिएक्शन में देखिए सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू सोडियम ऑक्साइड, Na2O है वो, ठीक है, यहाँ पर Na2O है। तो हमने क्या बोला है कि जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा रहा है तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब है सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा। इज इट क्लियर? सो इन द फर्स्ट रिएक्शन सोडियम इज ऑक्सीडाइज एज इट गेट्स ऑक्सीजन वाइल द ऑक्सीजन गेट रिड्यूस। सेकेंड रिएक्शन में क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये देखिए कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाएगी और किसके साथ जुड़ेगी, हाइड्रोजन के साथ। तो कॉपर का वहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड का और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। सो यू कैन से कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर वाइल हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज टू वाटर। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो इस टाइप से हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आप बुक के देखिए, उनको हम डिस्कस करेंगे और उन्हें सॉल्व करके आप लिखिए। अगर कुछ डाउट्स है तो क्लियर कीजिए मुझसे। क्लियर है? तो आप देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़े शुरू से। लेट अस सी अ व्यू ऑन द टॉपिक्स वी लर्न हियर। दैट इज़ फर्स्ट आपने केमिकल रिएक्शंस क्या है, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस क्या, उनके सिंबल कैसे यूज़ किए जाते हैं केमिकल रिएक्शंस में इक्वेशंस के लिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे की जाती है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वगैरह देखें, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखें, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, देन ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन, और लास्ट में फिर हमने क्या देखा वहाँ पर, करोजन एंड रेंसिडिटी। क्लियर है यहाँ पर? सो इतना हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ओके, सो आप स्टडी कीजिए, पढ़िए और कोई डाउट हो तो पूछिए। ओके, थैंक यू, बाय।